हेलो एवरीवन, नमस्ते। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। विमेन हेल्थ सीरीज के अगले प्रेजेंटेशन, जो कि विमेन रिप्रोडक्टिव फेज का जो लास्ट फेज होता है, उसके बारे में है। ये इस सीरीज का भी लास्ट प्रेजेंटेशन है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं विमेन रिप्रोडक्टिव फेज के लास्ट फेज के बारे में, जो कि है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इस चेंजेस के साथ फीमेल्स में कौन कौन सी कंप्लेंट्स हो सकती है, उनमें क्या लक्षण दिख सकते हैं और उन्हें दवाई के बगैर कैसे मैनेज किया जा सके, इसके ऊपर हम इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में बात करेंगे। मेनोपॉज क्या है? जैसे प्यूबर्टी में, मेनार के टाइम पे या फेज में जैसे धीरे धीरे पीरियड शुरू होते हैं और फिर रेगुलराइज हो जाते हैं, वैसे ही ये फेज में, मेनोपॉज में, पीरियड्स धीरे धीरे इरेगुलर होते हुए बंद हो जाते हैं। ओवरीज धीरे धीरे अपना फंक्शंस कम करके बंद करती है और खास करके जो हॉर्मोन्स ओवरीज या अंडाशय सिक्रीट करती है, उसका प्रमाण भी धीरे धीरे कम हो जाता है और उसकी वजह से शरीर में चेंजेस दिखते हैं। ये पूरा प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई डिसीज नहीं है। शरीर में अपने आप ये ट्रांसफॉर्मेशन फिजियोलॉजिकली एज के साथ होता है। तो याद रखिए, ये फेज या इसमें होने वाली तकलीफ बिल्कुल कम हो, इसके लिए जरूरी है हेल्दी बॉडी की। अगर आपका बॉडी हेल्दी होगा तो आपकी ओवरीज हेल्दी होंगी, अगर आपकी ओवरीज हेल्दी होंगी तो आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में रहेंगे, और अगर आपके हॉर्मोन्स बैलेंस में होंगे तो ये फेज आपको कोई भी ज्यादा तकलीफ दिए हुए बगैर आराम से पास हो जाएगा। तो याद रखिए, इसकी जो प्राइमरी रिक्विजिट है वो है अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखना, उसका खास ख्याल रखना। मेनोपॉज का ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम समय में नहीं होता है। ये एक दिन या एक वीक या एक महीने में होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये लंबा टाइम लेती है। पीरियड्स धीरे धीरे इरेगुलर होते हैं, इसके साथ हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में भी चेंजेस धीरे धीरे शुरू होते हैं और कई लंबे टाइम तक रहते हैं। नॉर्मली अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाए तो 35 इयर्स की एज से लेकर 60 इयर्स की एज तक हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, पर एवरेज यूजुअली ये अराउंड 50 इयर्स के करीब होता है। और जब ये पीरियड्स इरेगुलर होने की शुरुआत होती है, तब उसके साथ जो सिम्टम्स अलग अलग फीमेल्स में माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर वैरायटी में देखने मिलते हैं, इस फेज को हम पेरीमेनोपॉजल फेज कहते हैं, जिसमें पीरियड्स आते हैं, सिम्टम्स भी फील होते हैं, तकलीफें भी होती है, बट स्टिल याद रखिए, ये फेज में भले ही पीरियड्स इरेगुलर हो, कम हो, पर फर्टिलिटी भी कम हो, पर ये फेज में फीमेल्स कंसीव कर सकती है, प्रेगनेंसी रह सकती है। ये है पेरीमेनोपॉजल फेज, जिसमें ज्यादातर फीमेल्स को प्रॉब्लम्स होते हैं, तकलीफें होती है और कभी कभी दवाई की भी जरूरत पड़ती है। पीरियड्स बंद हुए और अगर वो कॉन्सिक्यूटिवली 12 साइकिल्स यानी 12 महीने तक अगर बंद रहते हैं तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। पर 12 महीना एक साथ होना चाहिए, बीच में पीरियड्स नहीं आने चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो बंद रहेगा तो ये मेनोपॉजल फेज है। उसके बाद पूरी लाइफ जो फेज कंसिडर किया जाता है उसे कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फेज। तो ये तीनों फेजेस में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग तकलीफें होती है। यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल फेज में ज्यादातर तकलीफें कम हो जाती है, पर ड्यूरिंग मेनोपॉजल फेज जो चेंजेस हुए हैं उसके कारण जो बॉडी में चेंजेस आएंगे, खास करके दो सिस्टम्स में, एक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी आपकी हृदय, और दूसरा है लोकोमोटर सिस्टम यानी मसल्स और जॉइंट्स। ये दोनों पे मेनोपॉज के दौरान होने वाले इम्बैलेंसेस ऑफ हार्मोन्स की वजह से जो चेंजेस आएंगे, ये मैक्सिमम ये दो सिस्टम्स पे दिखेंगे। तो इसकी हमें पोस्ट मेनोपॉजल फेज में ज्यादा केयर करनी पड़ेगी।
पेरीमेनोपॉजल फेज के शुरू होने से अगर आपको कोई तकलीफ नहीं चाहिए तो याद रखिए आपको अपने बॉडी को इस फेज से पहले ही तैयार करना पड़ेगा। अपने आप को इतना हेल्दी बनाना पड़ेगा कि ये फेज में होने वाली तकलीफें आपको कम से कम हो। याद रखिए हमारा शरीर एक पूरा यूनिट है, इसमें सारे सिस्टम्स और ऑर्गन्स इंटरकनेक्टेड है। ये कुछ हमारी मूवी हम साथ साथ है जैसा है। आप पूरी बॉडी के ऊपर काम किए बगैर, उससे स्वस्थ बनाए बगैर सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन या सिस्टम को ठीक नहीं रख सकते। आपको पूरे बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा, उससे हेल्दी बनाना पड़ेगा। तो सबको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक 4 फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। सबसे पहला है डाइट, हेल्दी डाइट। आपको अपना डाइट न्यूट्रिशन रिच हेल्दी रखना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं, मोटे मोटे तरीके से देखा जाए तो हमें सब पता है, जब आप कुछ भी खाते हैं तो एटलीस्ट वो आपके शरीर के लिए हेल्दी है या नहीं है, वो हम सबको पता होता है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अब तक हमने टेस्ट के लिए खाया, अब शरीर के हेल्थ के लिए खाना जरूरी हो जाएगा। दूसरी चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये फेज में, क्योंकि ये फेज, ये एज में आप फिजिकली भी थोड़ा कम एक्टिव हो जाएंगे। पर एक्सरसाइज की वजह से आपका सर्कुलेशन बढ़ेगा। आप जो भी खाना, हेल्दी खाना खाएंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स आपके सब सेल्स में बराबर पहुंचेंगे, साथ में ऑक्सीजन बराबर जाएगा। तो आपकी सेल्यूलर लेवल पर आपकी हेल्थ भी ज़्यादा इंप्रूव होगी। प्लस अगर आप एक्सरसाइज डेली आपके स्केड्यूल में इंक्लूड करते हैं तो आपकी बोन हेल्थ भी अच्छी होगी। ये भी बहुत ज़रूरी बन जाता है पोस्ट मेनोपॉजल फेज में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लीप। पूरे दिन में जो भी वेयर एंड टेयर होता है शरीर में, जो भी डैमेज होता है, हार्मोन का जो भी इम्बैलेंस होता है, वो सारा रिपेयर और रिजुविनेशन आपके नींद के दौरान होता है। तो आपको साउंड स्लीप, अनडिस्टर्ब स्लीप और स्केड्यूल्ड स्लीप, राइट स्केड्यूल पे स्लीप लेना बहुत बहुत ज़रूरी बनता है। ये आदत आपको पेरीमेनोपॉजल फेज शुरू होने से पहले ही डेवलप कर देनी चाहिए। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस फ्री माइंडफुल लिविंग। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी हार्मोनल हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इन 4 फैक्टर का ध्यान रखिए, इसके ऊपर थोड़ा काम करिए और अपनी बॉडी को इस फेज के एंट्री से पहले ही हेल्दी बनाना शुरू कर दीजिए। मेनोपॉज में होता क्या है? टेक्निकली, मेडिकली बात करूं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे ओवरीज या अंडाशय की भी एज होती है, उसका फंक्शन धीरे धीरे करके कम होता है। एग रेगुलरली जो रिलीज होता था, अब वो एग रिलीज होना बंद होगा, ओवम रिलीज होना बंद होगा। और जो हार्मोन, खास करके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ओवरीज से सिक्रीट होते हैं, उसका भी अमाउंट धीरे धीरे करके बंद होगा, कम होगा। खास करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिनके इम्बैलेंस की वजह से शरीर में चेंजेस आते हैं या सिम्टम्स फील होते हैं, वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन्स। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे हार्मोन्स है, वो माइक्रो लेवल पर काम करते हैं। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसकी वजह से बॉडी में दूसरे चेंजेस दिखाई देते हैं। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, वो है कॉर्टिजोल और डीएचए। इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट ये 3 हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स, ये रहते हैं। मेनोपॉज के दौरान जो फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो डिक्लाइन होते हैं, वो कम होते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन बहुत जल्दी से कम होता है एस्ट्रोजन के कंपैरिजन में। और जो एंड्रोजन है वो एक मेल हार्मोन है, वो फीमेल्स में बहुत कम मात्रा में होता है, पर बिकॉज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस होने की वजह से एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन है उसकी प्रेजेंस या उसकी वजह से चेंजेस दिखाई देना शुरू होते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं या फीमेल पेशेंट्स कौन सी कंप्लेंट्स लेकर आते हैं,
इसके बारे में बात करते हैं। पेरीमेनोपोजल फेज से पोस्ट मेनोपोजल फेज में इरेगुलर पीरियड्स, हॉट फ्लैशेस, वेट गेन, स्लीप डिस्टर्बेंस, मूड स्विंग, थकान या टायर्डनेस या फटीग, बालों का ग्रोथ कम होना, बाल पतले होना या गंजेपन की शुरुआत। कई पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनमें उनकी स्किन में ड्राइनेस फील होती है, उनके प्राइवेट पार्ट वजाइना में ड्राइनेस फील होती है, ईचिंग होता है। कई पेशेंट्स में फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शन होता है। पेशेंट्स कभी कभी कंप्लेन करते हैं उनकी सेक्सुअल डिजायर, लिबिडो कम हो गया है। बहुत सारे पेशेंट्स में यूजुअली पोस्ट मेनोपोजल फेज में अक्सर जॉइंट पेन, मसल्स पेन देखा जाता है, जो कि उनकी लोकोमोटर सिस्टम पर इफेक्ट होती है, वो दिखाता है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम अफेक्ट होती है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें ब्लड प्रेशर में चेंजेस होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, धड़कनों का बढ़ना, पाल्पिटेशन जिसे कहते हैं, ये अक्सर पोस्ट मेनोपोजल फेज में देखा जाता है। ये सारी कंप्लेंट्स या शिकायत ज़्यादातर पेरीमेनोपोजल और मेनोपोजल फेज में दिखाई देती है, फील होती है। यूजुअली पोस्ट मेनोपोजल फेज में ये कंप्लेंट्स रिलीफ हो जाती है, वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात पोस्ट मेनोपोजल फेज में हमें याद रखनी है वो है लोकोमोटर सिस्टम की हेल्थ, यानी मसल और जॉइंट्स की हेल्थ, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हेल्थ। इनका खास ध्यान रखना है, इन्हें रेगुलरली मॉनिटर करना होता है। ये सारे चेंजेस या तकलीफें क्यों होती है? सबसे पहले बात करते हैं इरेगुलर पीरियड्स। क्योंकि इस फेज में फीमेल हार्मोन्स की मात्रा कम होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होते हैं, जो कि पीरियड्स को रेगुलर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनकी मात्रा कम होने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर होना बहुत आम बन जाता है। हॉट फ्लैशेस 30 सेकेंड से 10 मिनट तक रहने वाले और आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराने वाली ये फीलिंग, जिसमें आपको गर्मी लगती है, कभी ठंड की कपकपी लगती है, बहुत सारा पसीना आता है, धड़कनें तेज हो जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। ये होता है एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, जो कि आपकी हाइपोथैलेमस में रहे थर्मोस्टेट को अफेक्ट करेगा। वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ये डिस्टर्ब होने की वजह से आपको हॉट फ्लैशेस फील होते हैं। इस फेज में वेट गेन होता है, या कहिए कि आप अपना बढ़ा हुआ वेट जल्दी से लूज नहीं कर सकते हैं। क्या रीज़न है? जब एस्ट्रोजन डाउन होता है, एस्ट्रोजन कम होता है, तो आपके बॉडी में एक और ग्लैंड है जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वो भी एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। तो वो कंपेंसेटरी एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगी, उस ग्लैंड के ऊपर भी ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। प्लस अगर आप इस फेज में स्ट्रेस में ज़्यादा है, इमोशनल स्ट्रेस में, मेंटल स्ट्रेस में है, तो वही एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन भी सिक्रीट करती है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, आपका मेटाबॉलिज्म डाउन होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपके बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन होना शुरू होता है। ये तो बात हुई हार्मोनल इम्बैलेंस की। दूसरी बात, इस फेज में आप जो एज में होते हैं वहाँ आप थोड़ा फिजिकली इनएक्टिव भी हो जाते हैं। तो ये दो रीजंस है आपका वेट गेन होता है। इस फेज में आप में स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है। ये हॉट फ्लैशेस की वजह से हो सकता है, रात को आपको ज़्यादा स्वेटिंग होगा, वो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएगा, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। या तो आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप रिलैक्स नहीं होते हैं और आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। स्लीप के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिए। उसमें आपको काफ़ी जानकारी, जिन्हें स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ और टिप्स मिलेंगी। फेज के दौरान एस्ट्रोजन की कमी की वजह से स्किन में डेफिनेट चेंजेस आएंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन आपकी स्किन की नमी को बनाए रखता है, उसकी इलास्टिसिटी, लचीलापन बनाए रखता है और मॉइस्चर मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जब एस्ट्रोजन डेफिशिएंट होता है या कम होता है,
तो डेफिनेटली आपकी स्किन की नमी कम होगी, स्किन ड्राई होगी और ड्राई स्किन की वजह से ईचिंग होना बहुत आम बन जाता है। यही इफेक्ट आती है प्राइवेट पार्ट्स वजाइना में। वजाइना की स्किन भी ड्राई होती है, पेशेंट्स ईचिंग की कंप्लेन करते हैं और कभी कभी इसी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिन इन्फेक्शन की कंप्लेन भी पेशेंट्स में होती है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो कि ईस्ट्रोजन की वजह से स्किन में जो चेंजेस आते हैं, ड्राइनेस होती है, उसको काउंटर करने में, उसको कम करने में, रिलीव करने में बहुत ही इफेक्टिव है। बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है सेपिया। ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन में जो चेंजेस आते हैं, जो स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें जो रैशेस होते हैं, जो पिगमेंटेशन होता है, एज स्पॉट्स होते हैं, ये सारी इफेक्ट्स सेपिया बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली ट्रीट करती है। पर मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि कोई भी मेडिसिन आप अपने आप नहीं ले, अपने डॉक्टर के एडवाइस के, उनकी सलाह के अनुसार ही कंज्यूम करें। इस फेज के दौरान काफ़ी मेंटल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं जो कि ईस्ट्रोजन के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बेवजह रोना, डिप्रेस्ड होना, डर लगना, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगना, अकेलापन महसूस करना या कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग करना। ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स इस फेज में ईस्ट्रोजन की इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलते हैं। फेज में होने वाली जॉइंट और बोन्स की प्रॉब्लम्स, ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से मेनोपोजल, खास करके पोस्ट मेनोपोजल फेज में हड्डियों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। कभी कभी कई पेशेंट्स में ये टोटल बोनी मास के 25% तक भी कम हो सकती है। इसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और हड्डियों में फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान पोस्ट मेनोपोजल फेज में रखना चाहिए। मेनोपोज और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मेनोपोज में या खास करके पोस्ट मेनोपोजल फेज में आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन एक हार्ट प्रोटेक्टिव हार्मोन है, वो आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। उसकी डेफिशिएंसी में, उसकी कमी की वजह से डेफिनेटली ये प्रोटेक्शन कम हो जाता है और ख़ास करके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, खास करके एलडीएल टाइप के कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना अक्सर देखा गया है। तो इसके बारे में खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रोक्स के रिस्क का भी चांस पोस्ट मेनोपोजल फेज में बढ़ जाता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए रेगुलर चेकअप और मॉनिटर करना चाहिए। मेनोपोज और हेयर प्रॉब्लम्स, अक्सर फीमेल पेशेंट्स इस फेज में अलग अलग हेयर प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, खास करके बालों का झड़ना, गंजेपन की शुरुआत होना, बाल पतले हो जाना और अक्सर एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में फेशियल हेयर का ग्रोथ होना, बियर्ड पर, मुस्टैच पर बालों का आना जिसे हर्सुटिज्म कहते हैं, ये भी इस फेज में अक्सर देखा जाता है। ये क्यों होता है? ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन दोनों का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ईस्ट्रोजन कम होता है और अब तक जो मेल हॉर्मोन्स एंड्रोजन जिसके इफेक्ट्स बॉडी पे नहीं दिखते थे क्योंकि ईस्ट्रोजन उसे बैलेंस करता था, अब ईस्ट्रोजन कम हो गया है तो उसकी एंड्रोजन की इफेक्ट्स बॉडी पे दिखेगी, तो इसलिए ये हेयर में प्रॉब्लम्स या डिस्टर्बेंसेस दिखाई देता है। इसके साथ एक्सेस मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो डीएचटी में कन्वर्ट होता है और डीएचटी आपके हेयर फॉलिकल को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सर के बाल पतले होने शुरू होते हैं और उसमें धीरे धीरे गंजेपन की शुरुआत दिखाई देती है। तो इसके पीछे जो मेन जिम्मेदार हार्मोन है वो है एंड्रोजन। तो इसकी वजह से मेनोपोजल फेज में, पोस्ट मेनोपोजल फेज में बहुत सारे फीमेल्स में हेयर प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। अब सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सारी तकलीफ़ें या सिम्टम्स को या कंप्लेन को दवाई के बगैर कैसे मैनेज करें। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया
जब ये ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो उससे पहले ही आपको अपने शरीर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसे और हेल्दी बनाना पड़ेगा ताकि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत आराम से पास हो जाए। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट में खास ध्यान रखिए कि आपका डाइट प्रोटीन रिच हो, विटामिन डी और कैल्शियम आप रेगुलरली लें, क्योंकि आपका मसल मास कम होगा, बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, तो आप बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस फूड, टीन फूड, पैकेज फूड, रिफाइंड शुगर, ये सारी चीज़ें जितनी हो सके उतनी कम कर दे। ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में कम हो रहा है तो आप अपने खाने में कोई भी फॉर्म में सोयाबीन को इंक्लूड करें। सोयाबीन एक प्लांट बेस्ड फाइटो ईस्ट्रोजन है, तो वो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन में आने वाली कमी को डेफिनेटली हेल्प करेगा और इम्बैलेंस को रेक्टिफाई करेगा। तो इसका आप ध्यान रखिए। मिनरल्स और वाइटामिन्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि वो आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को हेल्प करेंगे और सेल्यूलर हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे, तो इसका आप खास ध्यान रखिए। स्टिम्युलेटिंग ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें कम करनी पड़ेगी अगर ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव करना है तो इस बात का डाइट में खास ध्यान रखिए। फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, सैलेड ज़्यादा लीजिए, प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखिए, यानी पानी, फ्लूइड इनटेक बराबर मेंटेन करिए। वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी स्किन की ड्राइनेस में भी वो हेल्प करेगा। डाइट के साथ दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है वो है एक्सरसाइज। डेफिनेटली ये एज में आप थोड़ा कम फिजिकल एक्टिव हो जाएंगे, पर एक्सरसाइज आपके ओवरऑल हेल्थ को और स्पेसिफिक कंप्लेन को भी रिलीव करेगा। एक्सरसाइज की वजह से आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, एक्सरसाइज की वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपका जो फैट एक्यूमुलेशन होगा उसमें रिडक्शन होगा, वो घटेगा। तो ये बहुत ज़रूरी बनता है। अब ध्यान रखिए कि एक्सरसाइजेस क्या क्या माने कैसी करनी है। सबसे पहली एरोबिक एक्सरसाइज, जिससे आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़े, खास करके वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें आप हॉट फ्लैशेस फील नहीं करेंगे। तो इन सारी एक्सरसाइजेस से आपकी कार्डियक कैपेसिटी बढ़ेगी और वो आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी अच्छा करेगी। तो ये बिल्कुल इंक्लूड करिए। दूसरी जो टाइप ऑफ एक्सरसाइज है वो है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग या वेट बेयरिंग टाइप ऑफ एक्सरसाइज की वजह से आपकी मसल की मास बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप जो भी खाते हैं वो कैलोरी का मैक्सिमम यूज होगा, कंज्यूम होंगी और फैट एक्यूमुलेशन कम होगा। प्लस एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी जो फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन का लेवल है वो बढ़ेगा और इसकी वजह से आपकी जो मेंटल अफेक्शंस जो आप फील करते हैं, जो डिप्रेशन होता है या जो मेंटली आप डाउन फील करते हैं, उसमें आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी टाइप की जो एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, खास करके योगा, ताई ची, ऐसी एक्सरसाइजेज करने से आपके मसल्स की, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, सप्पलनेस बढ़ेगी और वो आपकी एजिंग प्रोसेस को काफ़ी हद तक कम करने में हेल्पफुल रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज आपको करनी पड़ेगी, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को कैसे मैनेज करें। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी के लिए और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ज़रूरी है। हॉट फ्लैशेस, ये बहुत आम कंप्लेन होती है। इसे मैनेज करने के लिए हो सके उतना ठंडे एनवायरनमेंट में रहे, फैन, एसी का प्रयोग करें, हो सके उतना स्पाइसी खाना कंज्यूम कम कर दे। रात को अगर स्लीप आपकी हॉट फ्लैशेस की वजह से डिस्टर्ब होती है तो बहुत ज़रूरी है कि आप रात को अपने आप को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करें, पानी ठीक पिए और रात को अपने पास ठंडा या गीला
नैपकिन या टॉवेल रखें। अगर रात को आपकी नींद उड़ जाती है, खुल जाती है और आप उठते हैं हॉट फ्लैशेस की वजह से, तो डेफिनेटली ये टॉवेल से अपने आप को पोंछिए, इससे आपको काफ़ी आराम लगेगा। और बहुत स्वेटिंग रहता है तो आप अपने आप को हाइड्रेट अच्छी तरीके से करके रखिए। बालों के प्रॉब्लम्स के लिए क्या करें, तो जो मैंने आगे डाइट में कहा है उन चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है। उसके साथ खास ध्यान रखें कि आपके रेगुलर डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। सप्लीमेंट्स आप लें, खास करके बी कॉम्प्लेक्स जिसमें बायोटीन और नियासिन डेफिनेटली हो। ग्रीन टी आप कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें कैटेचिन है, वो आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुत अच्छा काम करेगा और बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। इसके साथ आप जिंक सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए। प्लस जो मैंने बोला है कि हाई एंड्रोजन की वजह से जो DHT कन्वर्ट होता है और DHT आपके हेयर फॉलिकल को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से नए हेयर को ग्रो करने में प्रॉब्लम आता है। तो इस चीज़ के लिए आप खाने में सोयाबीन और टोमेटोज़ को ज़रूर शामिल करिए। टोमेटोज़ में लाइकोपिन होता है जो कि ये DHT को ब्लॉक करता है, तो इसको अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पानी। बालों में पानी की मात्रा भी अधिक होती है, तो आप प्लीज़ पानी की मात्रा को बराबर से कंज्यूम करिए। नेगेटिव माइंडसेट ड्यूरिंग मेनोपॉज या मेंटल इफेक्ट्स ड्यूरिंग मेनोपॉज, इसे मैनेज कैसे करें, इसके लिए इसी वर्ड को एक बार फिर से समझते हैं। मेनोपॉज, मैं इसे थोड़ा तोड़ मोड़ के जुगाड़ के फॉर्म में अगेन प्रेजेंट करता हूं। मन ओ पॉज, यानी अपने आप को पॉज कर दीजिए। एज अ फीमेल अब तक आपने कई रोल बखूबी निभाए, बेटी का, बहन का, पत्नी का, माँ का और बहुत सारे रिलेशनशिप्स। अब टाइम आया है, पॉज लीजिए, अपने आप पर फोकस करिए। ये पॉज के बाद की नई लाइफ आपको एक नया चार्म आपकी लाइफ में ऐड करेगा। तो डिप्रेस मत होइए, पर दूसरे रास्ते अपने आप पे फोकस करने के खोजिए। आप अपनी ओल्ड हॉबीज़ को वापस रिवाइव करिए। कोई भी क्लास को ज्वाइन करिए, जैसे कि कोई म्यूज़िकल क्लास है, इंस्ट्रूमेंट का क्लास है, या कुकरी क्लास है, डांस क्लास है। जो भी कुछ आप करना चाहते थे वो वापस शुरू करिए। ये एज में आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, वो अपनी लाइफ में बिजी होंगे, आपके हस्बैंड अपने प्रोफेशन में, अपने काम में बिजी होंगे। तो अकेलापन महसूस करने के बजाय आप अपने स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ वापस रीयूनाइटेड होइए। उनको भी आपकी ज़रूरत है, याद रखिए। ग्रुप में बाहर जाइए, ग्रुप में ट्रैवल करिए, अपने सिटी में होने वाले इवेंट्स को, एग्जीबिशंस को अटेंड करिए। कोई भी नई हॉबी डेवलप करिए, जैसे कि गार्डनिंग है, या अगर आप में कोई स्किल है पर्टिकुलर तो उसे दूसरों को सिखाइए। सोशल सर्विस में अपने आप को एंगेज करिए। याद रखिए, सोशल सर्विस किसी को हेल्प करने में और किसी को कुछ सिखाने में बहुत ज़्यादा इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। अपने मूड को बूस्ट करने के लिए अगर पेट है तो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने ऊपर मी टाइम स्पेंड करिए। स्पा की अपॉइंटमेंट बुक करिए, अपने आप को पैम्पर करिए, एंजॉय करिए। और सबसे ज़रूरी, जो मैं हमेशा कहता हूँ, माइंडफुल स्ट्रेस फ्री लिविंग, उसके लिए एक फाउंडेशन जो चीज़ है वो है मेडिटेशन, जिसमें आप अपने साथ कनेक्ट होते हैं। तो उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ये सारी चीज़ें करने से डेफिनेटली आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है, जो आप अकेलापन महसूस करते हैं, जो आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, उसमें से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और याद रखिए, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स सिर्फ इस वजह से डिप्रेस्ड होते हैं कि अब तो मेनोपॉज आ गया, यानी हमारी एज हो गई। प्लीज़ याद रखिए, एज इज़ जस्ट द नंबर। इसे अपना कोई भी ऑब्स्टिकल मत गिनिए। यू कैन एज ग्रेसफुली। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। ये सब बातें हुई आप दवाई के बगैर कैसे सिम्टम्स को मैनेज करें, बट
जो एक डॉक्टर के हिसाब से जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, भले आपको सिम्टम हो या ना हो, अगर आप पेरीमेनोपोजल फेज से पोस्ट मेनोपोजल फेज में है तो थोड़े इन्वेस्टिगेशंस आपको एज अ प्रोटोकॉल करवाने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी इनर हेल्थ का स्टेटस क्या है वो पता चले। इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका बेसिक ब्लड वर्क, थायराइड प्रोफाइल, आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ चेकअप जिसमें खास करके आपकी लिपिड प्रोफाइल, आपका ब्लड प्रेशर, इवन डायबिटीज़ उसकी जांच होनी चाहिए, आपकी हार्मोनल हेल्थ का चेकअप होना चाहिए। के साथ आप रेगुलर गायनेक चेकअप भी करवाते रहिए, जिसमें खास करके पेप्समियर, मेमोग्राफी और हार्मोनल चेकअप ज़रूरी है। बोन डेंसिटोमेट्री टेस्ट, आपकी बोन में कैल्शियम की मात्रा क्या है, या आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत है या ऑस्टियोपेनिया है, वो देखने के लिए आप रेगुलरली बोन डेंसिटोमेट्री का टेस्ट भी करवाइए। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको इस फेज़ में करनी चाहिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अक्सर पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि क्या सर मैं HRT लेना चाहिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT, इसके डेफिनेट बेनिफिट्स और रिस्क भी है, तो इसे आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार उनके ऑब्जर्वेशन में ही लेना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। आप अपने आप इसे डिसाइड ना करें और अपने आप ये ना लें। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए भी अगर आपको कोई कंप्लेन या कोई तकलीफ बहुत ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, उनको कंसल्ट कीजिए। और बहुत ज़रूरी बात, अगर मेनोपोज के बाद या इवन पोस्ट मेनोपोजल फेज में कभी भी इन बिटवीन पीरियड्स आते हैं या इरेगुलर ब्लीडिंग के स्पेल्स होते हैं, ब्लीडिंग होता है बीच बीच में, तो प्लीज़ इसे लाइटली ना लें, अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें। ये हो सकता है कि आपकी शरीर की दूसरी कोई बीमारी का भी लक्षण है, खास करके फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं या कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। तो अगर इसकी जांच टाइमली हो गई तो हम इसे बहुत जल्दी मैनेज कर सकते हैं और इसे बहुत जल्दी ट्रीट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये याद रखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू।